अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टू सेंट्स बाय हिबा। आज के रिव्यू में करने वाले हैं हम दो ड्रामे डिस्कस। पहला होगा हमारे पास शेर और दूसरा होगा हमारे पास मैं मंटू नहीं हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम शेर के रिव्यू से। शेर की हमारे पास दो बैंगर एक साथ आई हैं। पहली किसका आगाज होता है जब शेर अपनी प्राडो से आता है, फजर के घर में उतरता है, तो वहां से फजर के अब्बू उसको देख लेते हैं और फजर के अब्बू का वहीं दिल टूट जाता है, जो इतनी एपिसोड से कह रहे होते हैं ना कि बेटा तुम तो मेरी क्या जबरदस्त औलाद हो, तुमने तो मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी कर दी है, तुमने तो मेरा बदला ले लिया है। वो सारा जो गुमान होता है उनका वो टूट जाता है और वो उनके फेस पे बड़ा एविडेंट होता है। वहां से शेर और शेर की अम्मी मोहब्बत और इश्क के बारे में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, पीछे से शेर की बहनें गाड़ी में से उतरती हैं। बहनें बिल्कुल पावर ऑफ गर्ल्स लग रही होती हैं, मतलब इफ यू लुक एट देम दे लुक लाइक पावर ऑफ गर्ल्स। खैर वो सब उतर के जो है वो पूरी फैमिली फजर के घर में आती है। शेर आता है, बड़े अदब से काका साहब के सामने अपना सर झुकाता है, इसलिए कि वो शायद उसके सर पे हाथ फेरे, लेकिन काका साहब की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती है। वो सारे बैठते हैं और तहमीना बेगम जो है ना वो थोड़े से अपने आंसू जमा करती है कि अपने आंसू जमा कर लूं, जरा काका साहब से माफी भी मांगनी है। शेर जो है वो भी कहता है हमें माफ कर दीजिएगा काका साहब। तहमीना कहती है अगर मेरी तरफ से मेरी वजह से आपका दिल कभी दुखा हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मुझे ये नहीं समझ आई कि शेर किस बात की माफी मांग रहे हैं। मतलब अगर वो इसलिए माफी मांग रहे हैं कि वो छोटा है, चलो सुलह करने के लिए हम बड़ों से माफी मांग सकते हैं, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है शेर। लेकिन अगर वो किसी वजह से माफी मांग रहे हैं कि जैसे उनकी गलती थी, तो उनकी तो कोई गलती नहीं थी। शेर के ऑनेस्टली दादा की तो कोई भी गलती नहीं थी, गलती तो फजर की ही दादा की थी। और जो तहमीना बेगम होती है उनका माफी मांगना बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि उन्होंने जो है वो शुजात साहब से जमीन के चक्रों में खासी बदतमीजी कर दी होती है। शेर जो है वो जमीन का जो टुकड़ा होता है जिसके ऊपर इतने सालों से फसादात चल रहे होते हैं, शेर वो टुकड़ा लेकर आते हैं और काका साहब के कदमों में निछावर कर देते हैं, क्योंकि उनको फजर का रिश्ता चाहिए। जब तहमीना बेगम फजर का रिश्ता मांगती है तो ताज बीबी का दिमाग घूम जाता है और वो जाती हैं और जाके अपने भाई को आग लगा देती हैं। और उनके भाई जो के कानों के बहुत कच्चे हैं, वो फौरन अपनी बहन की बात सुनते हैं और और वो फजर का हाथ पकड़ते हैं और उसको घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे लेकर आते हैं। वहां पर शेर का कैरेक्टर उठता है और दिख रहा होता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसे मत कीजिएगा, ये देखे मैं जमीन लाया हूँ। तो वहां पर फजर के अब्बू एक इंतहाई घटिया बात करते हैं। फजर के अब्बू कहते हैं कि इसकी यही औकात है कि इसको कीमत दे के खरीदा जाए। आई मीन फजर के अब्बू हर रोज एक नया लेवल ऑफ लो जो है वो अनलॉक करते हैं, और मुझे वो बहुत बहुत घटिया आदमी लगते हैं। वो ले जाके जो है वो पटक देते हैं अपनी बेटी को, और फिर वो कहते हैं कि ऐसी बेटी को तो हमें घर में रखना ही नहीं चाहिए, ऐसी बेटी को तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए। और वो फजर का हाथ पकड़ते हैं और उसको स्लो मोशन में घसीटते हुए घर से बाहर लेके जा रहे होते हैं। वहां पे शेर का कैरेक्टर देख के कह रहा होता है कि नहीं नहीं रुक जाइए। मैं सोच रही थी दानिश तैमूर कह रहे होंगे कि ये तो मेरे काम है नबील साहब, आप जरा रुक जाइए, ये तो मेरे काम है हाथ घसीट के हीरोइन को लेके जाना, दिस इज माई जॉब। लेकिन फजर के अबू जो है वो उसका हाथ घसीटते हुए उसको शेर की गाड़ी में बिठा के दरवाजा पटाख करके उसके मुंह पे बंद करते हैं। और वहां पे हमारी फजर जो है वो शीशा खटखटाती रह जाती है और शेर की शक्ल पे एक्सप्रेशन होते हैं, लाइक शेर इज लाइक इतना जाहिल भी कोई बाप हो सकता है, लाइक शेर की शक्ल बता रही होती है। महाराज लोग गाड़ी में बैठते हैं, वापस आ रहे होते हैं, फजर बेचारी बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में जो है वो उसको घर लाया जाता है। जब वो घर आते हैं तो बदर जमान और बदर जमान के जो दो इवल बेटे होते हैं ना, बदर जमान और बदर जमान के जो दो दो बेटे हैं ना, वो बिल्कुल मुझे वो वाइब देते हैं जो सिंड्रेला की सौतेली अम्मी और उसकी दो सौतेली बहनें होती हैं। लिटरली वही वाली वाइब है। जब फजर आती है, फजर को ये लोग रेस्ट करवा देते हैं, तो मुझे कोई एक बात बताए, अगर एक लड़की बेहोश हुई हुई है, लाइक शी इज नॉट इन हर सेंसेस, शी इज अनकॉन्शियस, तो कौन अक्लमंद इंसान उसकी बेहोशी के अंदर उसका निकाह तय कर देता है? कौन करता है? शेर और शेर की वालिदा, जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लो फहम वाला समझते हैं ना। ये दोनों क्या करते हैं, एक लड़की से उसका कंसेंट लिए बगैर, उसकी इजाजत लिए बगैर, उसकी बेहोशी के आलम में उसका निकाह तय करके, और अकॉर्डिंग टू शेर की अम्मी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भिजवा दो सारे खानदान में, वो भिजवा देती है, इनवाइट्स भेज देती हैं, और लड़की को पता ही नहीं है उसका निकाह है। अभी इन्हें ये भी नहीं पता कि लड़की होश में आएगी कब आएगी भाई, जिसको हम कब बताएंगे कि कल इसका निकाह। अगर होश में ही नहीं आई कल तक तो फिर आई मीन आई वाज लाइक ओके नोबडी डज दैट। शेर हमारा हीरो है, ठीक है, हीरो। शेर नेवर डज द रॉन्ग थिंग। बट शेर ने जो सबसे बड़ी अजीब सी हरकत कर दी है वो ये कर दी है कि उसने फजर से पूछा ही नहीं है कि भाई मैंने तुमसे निकाह करना है, तुम इजाजत दो तो मैं आगे लोगों से बात करूं। नहीं, वो अपने आप में तय करके बैठ गए। उसके बाद शेर जो है वो ये सारी निकाह करना जरूरी है करके बाहर आते हैं, अपनी अम्मी के साथ होते हैं। तो बदर जमान आते हैं, किस बात की तैयारी है? उनकी अम्मी बताती है कि हम शेर का निकाह कर रहे हैं। तो शेर कहते हैं कि मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। उसकी अम्मी भी कहती है कि मालिक है, खुद मुख्तार है, इसको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तो बदर जमान कहते हैं कि तुम अभी भी पागल हो। तो वो कहते हैं, तो बदर जमान कहते हैं तुम अभी भी पागल हो। तो शेर कहता है हसरत है आपकी। आई मीन आई लाइक द कम बैक। भिगो भिगो के ताने मार रहा होता है ना बदर जमान साहब को, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अभी तक उसने खुल के बदला नहीं लिया है, आई एम वेटिंग फॉर इट। लेकिन ये जो छोटी 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 बातों में वो तीर मारता है ना बदर जमान को, आई लव इट। दूसरी तरफ हम फजर के घर में ये सिनेरियो देखते हैं कि शुजात साहब ने उसकी सारी ट्रॉफीज गिरा दी, और उनके जो छोटे भाई हैं वो इतने अकलमंद हैं, वो आके कहते हैं कि नहीं देखें, शेर इज्जतों की हिफाजत करने वाला है, लेकिन उसी हवेली के अंदर बदर जमान और उनके बेटे भी मौजूद हैं। आपकी बेटी जब सेफ फील नहीं करेगी तो वो किसको पुकारेगी? और मैं कह रही थी, मैंने कहा अरे तुम क्या पागल आदमी हो, तुम अपने भाई को जानते नहीं हो। लाइक इस बंदे ने अपनी ही बच्ची को जहर दे दिया था,
ही डजंट केयर अबाउट फजर सेफ्टी। जो अपनी बेटी को जहर दे सकता है वो अपनी बेटी को गोली से भी मार सकता है, और अगर कोई और उसकी बेटी को मार दे ही वुडंट केयर। ठीक है, ऑल ही केयर्स अबाउट इज ताज बीबी तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, ताज बीबी के सर पे हाथ फेर दिया और दो बातें अपनी बेगम को सुना दी कि सायका तुम अगर मेरी बीवी हो तो तुम मेरे साथ खड़ी हो जाओ, ना तुम अपनी बेटी के साथ जा सकती हो। Shujat is an example of the worst kind of man to ever exist on this planet. He doesn't have a spine. वो किसी की बात सुनते हैं और वो अमल करना शुरू कर देते हैं उस चीज के ऊपर। तो मैन डोंट बी लाइक शुजात। काका साहब जो हैं वो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए हैं, वो सोचे जा रहे हैं कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि तुम दोस्त हो के मेरा हक छीन रहे हो, ये वो। तो या तो काका साहब की कोई गलतियां हैं जो काका साहब को रियलाइज होनी शुरू हो गई हैं, या काका साहब को शेर के माफी मांगने के बाद अपना दोस्त बहुत ज्यादा याद आना शुरू हो गया है कि यार अगर सुलह हो ही जाती तो अच्छा था। आई फेल्ट लाइक काका साहब जो है वो थोड़ा सा रिडीम होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके ही अगले सीन में आ जाते हैं बरादरी वाले, और बरादरी वाले आके कहते हैं कि ये मगरिब और मशरिक का मेल कैसे हो गया। जिसपे फजर के अब्बू जो है वो कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी को डिसोन कर दिया है जी, ठीक है जी, मैं उसका कुल पढ़वा रहा हूँ। आई वाज लाइक व्हाट, जिंदा बेटी के कुल पढ़वा रहे हैं। और यही उनका भाई कहता है और यही उनकी बेगम कहती है। लेकिन जब ये लोग सारे कहते हैं तो कहते हैं तुम सारे चुप हो जाओ, मेरे लिए वो मर गई है ऐसी बेटी। और बरादरी वालों से कहते हैं कि आप हमें इस रिश्ते से आजाद कर दीजिए। आई मीन बरादरी वाले कौन होते हैं आपको आपकी औलाद के रिश्ते से आजाद करने वाले? यू नो, आपका खून होता है, उससे आपको कोई आजाद नहीं कर सकता, आपके ऊपर हमेशा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सिक्योरिटी की। बट फजर के अब्बू अगर उनके पास दिमाग होता तो वो आज यहाँ होते। उनको ताज बीबी ऐसे अपनी उंगलियों के इशारों पे थोड़ी नचा रही होती है। फजर के अब्बू के पास आती है कॉल सारा की, और सारा जिस किस्म के अमेरिका में बैठी हुई होती है ना, मैं अमेरिका में जितने अरसे से हूँ मैंने ऐसा अमेरिका नहीं देखा जो हमें सारा के बैकग्राउंड पे दिखाई देता है। आई मीन आप ना दिखाते, आप उस सोफे पे बैठे हुए दिखा देते, लेकिन इतना फेक अमेरिका, इतना फेक अमेरिका। आई वॉज लिटरली लाफिंग, वॉज लिटरली अ जोक। और सिर्फ इसलिए करवाई गई थी ताकि फजर के अब्बू जो हैं वो फजर की मौत को डिक्लेयर करवा सके, सिर्फ इसलिए बरादरी वालों के सामने। तरफ जो फजर की अम्मी होती है वो अपने मुंह में दुपट्टा ठूस के रोती रहती है। आई मीन नादिया अफगान, व्हाट एन एक्ट्रेस शी इज, हम तो क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। लेकिन इधर वो कंप्लीटली जाया हो गई है, मतलब वो मुंह में दुपट्टा ठूसती है, वो सिर्फ रोती रहती, शी इज जस्ट स्पाइनलेस। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं शेर की जो सिस्टर्स हैं दे हैव स्पाइन। जो बड़ी वाली बहन है ना उसके पास तो बहुत ज्यादा अथॉरिटी आ गई, और वो छोटी वाली को भी बहुत जबरदस्त ट्रैक के ऊपर ट्रेन कर रही है कि भाई हमारे मियाँ हमारे तब तक हैं जब तक हमारे पास पावर है, तो अपनी शान को घटने मत देना। और वो दोनों जिस तरीके से अपने मियाँ को ट्रीट करती है ना, जब वो टांग हिला रही होती है एक, और मियाँ उसका बोलता है कि ये जो तुम्हारा तकब्बुर है, ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है, इतराना है तुम्हारा, ये वो, तो कहती है हाँ अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम छोड़ दो, तो कहते हैं मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और वो जो मासी है ना वो इतनी फनी है, मतलब वो कहती है छोटे रईस मैं संभाल लूंगी। अरे भाई छोटा रईस जो है ना उस जमीनों के पीछे अपनी बेगम के, उसको अपनी बेगम नहीं पसंद, उसको जमीनें पसंद है, ठीक है, तो तुम किधर से लाओगी जमीन? आई मीन यूज योर ब्रेन। तहमीना, अल्लाह तहमीना इतनी सस्ती बंदी है, लाइक इतनी सस्ती बंदी है। शी सेज के ये मैंने शादी का जोड़ा निकाला है और ये फजर पहनेगी निकाह में। तो बड़ी अम्मी वही बात है ना कि बड़ी अम्मी को अगर खानदान में उनके सेलेक्ट किया था ना बीवी होने के लिए तो सही किया था। बड़ी अम्मी हैज क्लास। बड़ी अम्मी कहती है कि नहीं भाई, किसी और के नाम के लिया हुआ जोड़ा फजर क्यों पहनेगी? फजर भले सादा जोड़ा पहनेगी लेकिन अपने नाम का पहनेगी। और छोटी अम्मी की जहनियत ही बहुत ही सस्ती है, बहुत सस्ती जहनियत है। छोटी अम्मी इज लाइक उसी के लिए बनवाया था, पैसे कौन जाया करे, 1 लाख रुपए चलो हम तनखा देते हैं, हम फजर को यही पहना देते हैं। आई मीन आपका इकलौता बेटा जिसको कह रहा है वो मेरा इश्क है, ठीक है, आप उसको किसी और का छोड़ा हुआ जोड़ा पहनाएंगी शादी पे? आई मीन छोटी अम्मी सूट नहीं करी है हरकत, बहुत चीप हरकत थी। कि फजर को थोड़ा सा होश आता है, फजर कहती है मैं जो हूँ वो कहाँ, वो कहता है तुम घर में हो, सेफ हो, ये लो दवाई पे एवरीथिंग। वहां से तहमीना बेगम आ जाती हैं निकाह का सामान लेके और कहती है कि ये तुम्हारा जोड़ा है, ये तुम्हारी ज्वेलरी है, फलाना है ढिमाका है। एंड फजर इज लाइक ब्रो व्हाट द हेल, मुझसे तो पूछ ले कोई, मतलब उसका कंसेंट ही नहीं लिया। और वो बहुत जबरदस्त, मुझे लगता है कि वो साफ साफ मना कर देती है कि मुझे नहीं करना कोई निकाह वेकाह, ठीक है, मेरी एक अम्मी है, मेरे एक अम्मू है, वो भले मुझसे नाराज हैं लेकिन मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैं उनको छोड़ के निकाह कर रही हूँ। ऑल्दो मैं उस वक्त सोच रही थी कि फजर वेयर वाज योर अकल जब तुम अपने अम्मी अब्बू को छोड़ के भाग रही थी और फिर भाग के तुम एक रेड फ्लैग के साथ इसी घर में आ गई थी, बट नाउ दैट यू गॉट अ ग्रीन फ्लैग तो तुम उसके साथ निकाह के लिए हाँ नहीं कर रही हो, ठीक है, ये मेरा दिमाग कह रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी सोच रही थी कि ठीक है फजर ने कहा है कि मैं एक दफा ये गलती कर चुकी हूँ, तो फजर रियलाइजेस कि भाई मैं ये एक दफा गलती कर चुकी हूँ, मैं दोबारा से ऐसे नहीं कर रही। अगर कोई चांस है कि मैं अपने अब्बू को मना सकूं तो मुझे मनाना है, ठीक है। यहाँ तक मुझे फजर की समझ आ गई। लेकिन मुझे फिर एक और बात समझ नहीं आई, फजर को क्या लग रहा है? फजर हैज अ रियली रॉन्ग कॉन्सेप्ट अबाउट हर फादर, कि मेरे पापा हैं वो, लड़की का पहला प्यार उसका बाप होता है, उसका बाप उससे नाराज हो जाता है। आई मीन लाइक फजर वो तुम्हें अपने हाथों से जहर पिला चुके हैं, पॉइजन, ठीक है, तुम्हें अपने हाथों से मारने की अटेम्प्ट कर चुके हैं। उनको राजी करना है, और अगर उनको राजी करना है तो मर के ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस किस्म के दिमाग के इंसान हैं ऐसे तो वो राजी नहीं होने वाले हैं। जो अपनी बेटी को अपने हाथों से जहर पिला सकता है वो बंदा कुछ भी कर सकता है। सारी बातें बोलती है तो शेर जो है वो इनसिक्योर हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शेर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि शेर एक मरतबा पहले ही
जो है वो छोड़ा जा चुका होता है, तो शेर कहता है कि मेरे साथ दोबारा ये नहीं होना चाहिए फजर, तुम जो हो वो मुझसे मोहब्बत तो करती हो। तो फिर फजर उसको इतनी पोएटिक सा जो है वो फजर इजहार करती है और शेर की शक्ल में मुस्कुराहट आ जाती है। शेर इज लाइक ओके, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा। ये कि नहीं ब्रो, सबसे पहले तो मुझे अपने अब्बू के पास जाना है और मुझे माफी मांगनी है। तो वहाँ पे जो बदर सामान साहब है ना, उन्होंने तो डॉक्टर रंगून वाला की सुपारी दे दी। तो मैंने कहा कि ओके, ये जो राजदान ने काम किया था ना, राजदान ने बड़ा अकलमंदी वाला काम किया था शेर साहब के साथ मिलके, इन लोगों को डाइवर्ट कर दिया डॉक्टर रंगून वाला की तरफ। और फजर के ऊपर अब क्योंकि बदर जमान जो है वो खासे इडियट आदमी दिखाई है, तो वो फजर की तरफ तो सोच ही नहीं रहे हैं कि फजर भी हो सकती है शेर को बचाने वाली। उनके दिमाग में कंफर्म हो चुका है कि ओके ये तो डॉक्टर रंगून वाला ही है, तो डॉक्टर रंगून वाला जो है वो फंसने वाले हैं। और मुझे लग रहा है शेर की शायद यही स्ट्रेटजी हो कि वो पहले इन लोगों को मिसगाइड करके डॉक्टर रंगून वाला को फंसवाएगा और फिर डॉक्टर रंगून वाला से स्टार्ट करके इन तक आएगा और सारी चीजों को प्रूव करेगा। मैं तो वेट कर रही हूँ कि शेर बदर जमान का गला कब पकड़ेगा, उनका गिरबान कब पकड़ेगा, उनके घेरे को कब तंग करेगा। मैं तो सिर्फ उन एपिसोड्स का इंतजार कर रही हूँ। और अगली एपिसोड से हमें पता चलता है कि फजर के अबू फजर को कोई माफ नहीं करने वाले हैं, ठीक है जी। और फजर कहेगी कि भाई मैं तो जा रही हूँ, मैं हॉस्टल में रिहाइश ले लूंगी। अब देखते हैं कि फजर और शेर का बेसिकली सिनेरियो बनता क्या है। तो ये तो हो गया जी शेर का रिव्यू। अब हम मूव करते हैं अपने अगले ड्रामा सीरियल की तरफ, जो कि है मैं मंटू नहीं हूँ। मैं मंटू नहीं हूँ कि ये जो दो एक साथ थी ना, इनमें काफी कुछ हुआ। मतलब जितना स्लो इसका पेस चल रहा था पहले, इसका थोड़ा सा पेस मेरे हिसाब से थोड़ा सा इन दो एपिसोड्स का बेहतर था। थ्रिल भी इन एपिसोड्स में थोड़ी ज्यादा थी, हमें काफी सारे अच्छे डायलॉग्स भी मिले हैं, लेकिन काफी सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें भी मिली हैं, तो मैं ये सारी डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो हमारे पास सीन आता है कि महमल का फियांसे से मिलने के लिए आता है। महमल की उसको तैयार वैयार करके सब करके नीचे भेज देती है। महमल के फियांसे और उसकी जो कॉन्वर्सेशन होती है, जिसमें महमल बस उसे जलील किए जा रही है, जलील किए जा रही है, जिसके ऊपर उसका फियांसे उसे बोल देता है कि आपको मुझसे मोहब्बत हुई नहीं है या आप मोहब्बत को होने नहीं दे रही है, क्योंकि मैंने फुप्पो की सरगोशी सुन ली थी और अंगूठी आपने अभी पहनी है, तो मुझे कैसा महसूस होगा अगर आपने अंगूठी उतार के फेंक दी है। तो कहती है फेंकी नहीं है। तो कहते हैं जितनी मोहब्बत से मैंने पहनाई थी और आपने अगले दिन उसको उतार दिया तो आपने फेंक ही दी है। मतलब वो अच्छी बात करता है एग्जैक्टली, और उसको थोड़ा सा माइंड कर जाता है। और जिस तरीके से महमल उसके साथ बिहेव करती है, आई मीन उसके अंदर बड़ी बर्दाश्त है। कोई और बंदा हो छोड़ के भाग जाओ, वो यही कहता है ना कि सबसे ज्यादा बुरा मामला तब होता है कि जब महबूब को पता चल जाए कि मोहब्बत करने वाला उसके बगैर रह नहीं सकता। तो आप वो महबूब हैं और मैं वो मोहब्बत करने वाला हूँ। तो यही बात है कि वो बेचारा उसके ऊपर मरे जा रहा है, मरे जा रहा है, मरे जा रहा है, और महमल उसको जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसा भी नहीं है ना कि वो कवर करने की कोशिश कर रही है, वो बाकायदा वेरी वेरी एविडेंटली उसको महसूस करवा रही है कि आप मेरे ऊपर एक मुसल्लत की गई लाइबिलिटी हो। एंड आई फील बैड फॉर मिस्टर हजरत, मिस्टर मिकाल हजरत। दूसरी तरफ हम देखते हैं सर मंटू ने जो है वो मंटू साहब के अफसाने पढ़ने शुरू कर दिया और उनके ऊपर थोड़ा सा असर आना शुरू हो गया। मैं कहती हूँ कि जबरदस्त है भाई। हम जो कहते हैं ना कि हम सबको लिटरेचर पढ़ना चाहिए, अगर लिटरेचर का असर इतनी जल्दी जल्दी इतना पॉजिटिवली इंसानों के ऊपर आना शुरू कर देता है, तो मैं तो कहती हूँ हमारे सबके जो है ना वो सिलेबस के अंदर मंटू साहब के अफसाने जो है वो शामिल कर देने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे चेंजेस आते हैं मंटू की दो किताबें पढ़ने के बाद तो भाई मजा ही आ जाए। एंड व्हेनेवर आई टॉक अबाउट डायलॉग्स बीइंग वेरी ड्रामेटिक, मंटू साहब जो है वो मिस मारिया को कॉल करते हैं, कॉल करके कहते हैं उफ। मिस मारिया कहती है क्या उफ? तो कहते हैं उफ क्या लिखता था ये। भाई मंटू साहब कॉल करें, बोल दें कि उफ मिस मारिया क्या लिखता था मंटू, नहीं उफ। कौन किसी को कॉल करके बोलता है उफ? आई मीन थोड़ा ज्यादा ही ड्रामेटिक हो जाता है कभी कभी। लेकिन उस कॉन्वर्जेशन के अंदर हमें बहुत अच्छे डायलॉग्स मिलते हैं, जिसमें मिस मारिया बोलती है कि हम सब गन करते तो हैं, लेकिन अगर कोई वो हमारे मुंह पर उठाकर मल दे तो हमें बुरा लग जाता है। और फिर मंटू के बारे में कहती है कि वो बड़े निडर थे, वो अपनी कलम की नोक से जमाने की गंदगी उठाते थे और जमाने के मुंह पे मल देते थे। तो वेरी गुड डायलॉग। तो आपको बोल देती है कि आप फिक्र नहीं कीजिए, आपका नाम मंटू है लेकिन मंटू नहीं है आप, इंडिकेटिंग कि भाई आप इतने बहादुर कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो ये जो मुझे लगता है मंटू साहब को सारा जज्बाती एक फेज आया है ना मंटू साहब के ऊपर, सारा मिस मारिया के तानों की वजह से आया है। मिस मारिया जो है ना कोई एजेंट है, और वो उन्होंने बस ये तहिया किया हुआ है कि मैं मंटू सर को ऐसे पिन करती रहूंगी जब तक मंटू साहब जो है ना वो निडर ना हो जाए। तरफ हम देखते हैं कि मियाँ साहब आ गए हैं और मियाँ साहब ने जो है वो सुरैया से बात करनी है। तो सुरैया कहती है कि हमारे घर में ज्यादा बड़ा बुजदिल कौन है, सिराज है या नसीबा है? तो वो कहते हैं कि, तो बहुत अच्छा मियाँ साहब का डायलॉग होता है, वो कहते हैं किसी के बेटे मर जाए तो जिनके भी बेटे होते हैं वो डरना शुरू कर देते हैं, और डर में और बुजदिली में फर्क होता है। वो कहती है कि भाई मैं पीर मक्की गई थी इतवार वाले दिन, इसीलिए कि महमल की मंगनी के बाद मैं डर गई हूँ और जो है वो अब मैं माफ करना चाहती हूँ। तो ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं कि हैं सुरैया को ये क्या हुआ है, लेकिन सुरैया ये नाम रख देती है कि मैं ये महमल के लिए कर रही हूँ, विच वी ऑल नो कि सुरैया एक बहुत 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 बड़ी गेम खेल रही है, विच आई एम रियली रियली इंटरेस्टेड इन। सुरैया डाउन राइट एक सिनिस्टर, एक नेगेटिव कैरेक्टर बनके हमारे सामने आ रही है, लेकिन साइमा जी इज एक्टिंग सो वेल, दैट कैरेक्टर इज प्रेजेंटेड सो वेल, और वो जो भी सारे सिनेरियोज को क्रिएट कर रही है ना, वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं एपिसोड बाय एपिसोड। तो सुरैया इज ऑनेस्टली द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन द होल ड्रामा फॉर मी। ये उस कन्वर्सेशन में कहती हैं कि अगर उसने उसकी मंगनी हुई तो मुझे लगा कि अगर उसने कोई मौत देख ली तो वो छुई मुई सी कश खा के गिर पड़ेगी। तो मैंने कहा छुई मुई सी महमल, छुई मुई सी, ये कौन सी महमल की बात कर रही है फुप्पो? क्योंकि मैं किसी छुई हुई महमल को तो नहीं जानती, मैं छिचोरी महमल को जरूर जानती हूँ। हमने देखा है कि सिराज की तरफ या मियाँ साहब की तरफ सीन जाता है तो उसकी डिटेलिंग इतनी अच्छी थी, कुडोज टू द डायरेक्टर, कि हमारे पास शीशे की दीवार मिलती है और उसके बाहर जो है ना वो हमें बहुत लाइट से दिखते हैं दो गार्ड्स। तो मतलब डिटेलिंग
के ऊपर तवज्जो ये है कि लॉन में खड़े हुए 2 गार्ड्स हमें दिख रहे होते हैं उस सीन में, हालाँकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा एविडेंट नहीं है, दूर खड़े हुए हमें वो फ्रेम में 2 गार्ड्स नज़र ज़रूर आ रहे होते हैं। तो ये डिटेलिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे नदीम बे की डायरेक्शन में। तो सुरैया बेसिकली ये स्टांस सामने रखती है कि मेरे बेटों का काम महमल की खुशियों पर कुर्बान, व्हिच वी ऑल नो इज़न्ट द ट्रूथ, ठीक है, लेकिन वो सबको पागल बना देती है। फिर उसके बाद मुआहदे वाली बात आती है, मुआहदे में शर्तें पढ़ी जाती हैं। तो जब शर्तें पढ़ी जाती हैं तो एक शर्त ये पढ़ी जाती है कि एक दूसरे की औरतों के ऊपर नज़र नहीं डालेंगे और इज़्ज़त करेंगे। अमीन का कैरेक्टर बोलता है कि ये शर्त जो लिखी गई है, हमने तो कभी भी 70 साल में एक दूसरे की औरतों के ऊपर नज़र नहीं डाली, तो सिराज कहता है कि ये सुरैया ने लिखवाई है। व्हिच वी ऑल नो सुरैया ने क्यों लिखवाई है। जब दुआ माँग रही होती है और सुरैया के चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस आके गुज़रते हैं ना, वो ये कह रहे होते हैं कि मैंने अभी चंद लम्हे का सब्र किया है, मैंने 2 कदम पीछे लिए हैं ताकि मैं बहुत ज़्यादा कदम आगे बढ़ूँगी। तो वो जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वही बात है कि जो हमारी फ़िल्म एक्ट्रेसेस हैं ना, वो अपने चेहरे से अदाकारी करना जानती हैं। तो मुझे उसमें सायमा जी के एक्सप्रेशंस बिना किसी डायलॉग के बहुत अच्छे लगे। तो सुरैया सिग्नेचर करने के लिए बैठी होती है, सिराज खड़े होता है, नसीबा कान लगा के पीछे सारी बातें सुन रही होती है। सुरैया का एक आँसू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टपकता है, सुरैया कहती है कि मैंने तमाम शराइत पढ़ ली हैं इस मुआहदे में। ये लिखा है कि सुरैया ने अपने बेटों का कत्ल माफ़ किया, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि खुदा ने भी माफ़ किया। सिराज के एक्सप्रेशंस बदलते हैं, नसीबा भी बाहर सुन रही होती है। बहरहाल वो सिग्नेचर कर देती है और कहती है मैंने माफ़ किया, लेकिन हमें पता है कि सुरैया ने माफ़ नहीं किया है। सुरैया दूसरी तरह से गेम खेलने की कोशिश कर रही है क्योंकि राइट आफ्टर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट सुरैया को अपने बेटों का जनाज़ा याद आता है और वो सीन इतना 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 अच्छा था और इतना वेल शॉट था वो सीन कि जब भाई जो है कंधा देने लगता है, तो वो अपने भाई को हटा के एक तरफ एक कोना जनाज़े का पकड़ती है और एक हाथ से अपने दूसरे बेटे का जनाज़ा पकड़ती है और उस वक़्त जो सायमा जी के एक्सप्रेशंस होते हैं, दे वर सो टचिंग एंड सो गुड। मुझे वाक़ई में मतलब मुझे ऐसा लग रहा था टीवी देखते हुए कि मैं जैसे एक्चुअली मूवी देख रही हूँ और ये बड़ी स्क्रीन वाली सायमा जी हैं जिनको मैं देख रही हूँ यहाँ पे। अब ये जो सारा सिनेरियो था ना ड्रामे में, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं शुरू से कह रही हूँ कि मुझे दुश्मनी का ट्रैक पसंद है, बिन यमीन मुझे पसंद है, फरहाद मुझे पसंद है, सुरैया तो मेरी फ़ेवरेट है। लेकिन फिर हम आ जाते हैं कि सीन के ऊपर जब महमल सर मंटू के पास जाती है यूनिवर्सिटी में भागती हुई और कहती है सर हमारी फैमिली की सुलह हो गई है। सर कहते हैं कि ठीक है अब तुम्हारी तरफ 2 ट्रीट्स निकलती हैं, तुम्हारी मंगनी की, एक सुलह की। तो शक्ल बन जाती है अपनी मंगनी का ज़िक्र सर मंटू की ज़ुबान से सुन के। एंड आई वाज़ लाइक व्हाई वाज़ दिस इम्पोर्टेंट? नहीं दिखाते अगर हमें महमल और सर मंटू का ट्रैक, उनका रोमांटिक एंगल अगर हमें नहीं दिखाते तो ड्रामे में कुछ नहीं बिगड़ता। बहुत अच्छा रहता ड्रामा। लेकिन क्यों इन्होंने एक टीचर और स्टूडेंट का रोमांटिक एंगल बना दिया है? बहुत मुझे अनकंफर्टेबल किया उस सीन ने दोबारा। वो कहती है सर मंगनी की ट्रीट तो आपको मिलकर रहेगी। नहीं कि मिस मारिया भी होंगी, तो कहती है नहीं सर सिर्फ आप होंगे और मैं होंगी। आई वाज़ लाइक सर को अनकंफर्टेबल कैसे नहीं लग रहा कि उनकी कोई फीमेल स्टूडेंट उनको ऐसे डिनर के ऊपर इनवाइट कर रही है। फीमेल स्टूडेंट ने जो पागलपन मचाना है मचा है, ठीक है। प्रोफेसर में तो अकल होनी चाहिए, लेकिन वही बात है कि सर मंटू तो मुझे डे 1 से एक बहुत डम्ब कैरेक्टर लग रहे हैं। अभी भी उनमें अगर बहुत बहादुरी भी आ गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन उनकी डम्बनेस वो खत्म नहीं हुई है, अभी भी वो वहीं मौजूद है। हम देखते हैं फरहाद की अम्मी का जो कैरेक्टर होता है, वो कॉल करती है अपने बेटे को और कहती है ऑस्ट्रेलिया से आ जाओ। मैं वो कहता है कि अम्मी मेरी जो है वो मेहरू से भी कमिटमेंट है, वो लड़की जिससे वो मोहब्बत करता है। तो वो कहती है कि नहीं, उसे कहो कि अगर परमानेंटली लाहौर शिफ्ट हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो मैंने अपना बेटा ऑस्ट्रेलिया में भेजने के लिए नहीं पैदा किया था और तुम आ जाओ। तो उनकी जो बेटी आती है वो कहती है कि अम्मी देखें कमिटमेंट तो है, मोहब्बत तो है। तो वो कहती हैं तुमने कभी पानी उबलते हुए देखा है? जब उबल रहा होता है तो लगता है बिल्कुल उछल के बाहर गिर पड़ेगा, तुम ज़रा नीचे से आँच तो बंद करके देखो, ठहर जाता है। एंड आई वाज़ लाइक कुछ लोग कहेंगे कि डीप डायलॉग्स हैं, मुकालमा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसको कोई समझना मुश्किल बात नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है ये कि भई मोहब्बत को उन्होंने तशबीह दे दी पानी के उबलने से कि बहुत फड़कती है मोहब्बत, लेकिन आप ज़रा उसकी जड़ को अगर ख़त्म करके देखें, नीचे से आप ज़रा आँच बंद करके देखें या आप डिस्टेंस क्रिएट करके देखें या व्हाट्सएवर आप कोई रीज़न क्रिएट कर दें अगर, तो ऐसे करके झाग की तरह बैठ जाती है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है समझने वाली। लेकिन दीज़ डायलॉग्स दे जस्ट डोंट साउंड गुड, मतलब सुनने में प्लीज़िंग नहीं लगते हैं, ठीक है? अच्छे नहीं लग रहे सुनने में। हम जो थिएट्रिकल उर्दू देखने वाले भी लोग होते हैं ना, जिन्होंने लिटरेचर बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई होती है, वो ख़ास करके इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये पानी का उबलना, इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई, न्यूटन का थर्ड लॉ, इट मेक्स सेंस, ठीक है? ऐसा नहीं, कोई भी इतना बुद्धू नहीं है कि उनको इन डायलॉग्स की डेप्थ नहीं समझ आएगी, सबको डेप्थ समझ आ रही है, कोई पागल नहीं है। इनकी उर्दू सुनने में ना मज़े की नहीं लग रही है, मुनासिब नहीं लग रही है। तो आई डोंट नो कि बहुत सारे लोगों का शायद इस तरीके का टेस्ट है उर्दू का कि उनको ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली नॉट माय कप ऑफ टी शायद। मुझे मुझे मोटी, गाढ़ी उर्दू, मुकालमा पढ़ना, बहुत पढ़ा है, बहुत समझा है, बहुत इस तरीके के ड्रामे भी देखे हैं, लेकिन ये मुझे कोई बहुत अच्छी उर्दू और बहुत गहरी उर्दू की बातें लग ही नहीं रही हैं, सच्ची बात। वो कहती हैं ठीक है तुम सरमंटू को कॉल करो और उनको ट्रीट के लिए बुला लो। जब वो कॉल करती है तो कहती है तुम पीछे भी मुड़ी हुई थी लेकिन तुम ब्लश कर रही थी। वो जो सारी ब्लशिंग वाली कन्वर्सेशन है ना, फुप्पो का ये सब बोलना इट टोटली मेक्स सेंस क्योंकि फुप्पो कर रही है इस वक़्त महमल को इस्तेमाल, ठीक है? फुप्पो ये कह रही है कि मैं इसको किसी भी तरीके से सरमंटू के चक्कर में फँसाऊँ, किसी भी चक्कर में फँसाऊँ, किसी को भी मैं एज़ अ कैटलिस्ट अगर इस जंग को करने में इस्तेमाल करूँ, तो फुप्पो कह रही है व्हाई नॉट सरमंटू? मैं सरमंटू को एज़ अ कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लूँगी, उनको सिर्फ़ अपना काम करवाना है, ठीक है? तो फुप्पो ने वो जो सारी ब्लश वाली कन्वर्सेशन की है, महमल का वो मुस्तकिल माइंड जो है ना वो माइल किए जा रही है कि तुम इंटरेस्टेड हो
सर मंटू में, सर मंटू को तुम इस एंगल से देखो, तुम इस नज़र से देखना शुरू करो। पुप्पो का ये करना इट टोटली मेक्स सेंस। वो कहती है कि किसी को उम्र भर बर्बाद करने से बेहतर है कि उसके साथ की हुई मंगनी को तोड़ दिया जाए। तो मंटू की वजह से महमल तुम्हारी मंगनी भी टूट जाएगी, और महमल तुम जो हो ना वो ब्लश भी करती हो सर मंटू का नाम लेके। महमल के दिमाग में उन्होंने ये सारी गंदगी ठूस दी है। अब मसला ये नहीं है, पुप्पो के जो इंटेंशन है वो हमारे पास बड़े क्लियर है, लेकिन महमल हमारी हीरोइन है, ठीक है। हमारी जो हीरोइन है ना उसके पास ना दिमाग का एक इतना सा कोना भी ना उसका काम नहीं करता, क्योंकि वो 2 मिनट में कहती है आई विल प्रूव पुप्पो रॉन्ग। वो अपने फियांसे को कॉल करती है और चली जाती है। अच्छा चलो चली गई, कर दिया आपने रॉन्ग पुप्पो को प्रूफ। नहीं, अब वो जाएगी रेस्टोरेंट में और अपने वो फियांसे को एक एक चीज बताएगी कि मैंने आपके साथ नहीं आना था, मैं तो जाना था भाई मिस्टर मंटू के साथ, ठीक है जी। क्योंकि पुप्पो को ये महसूस हो रहा था ना, तो मैंने कहा कि जी मैं तो आपको कॉल कर देती हूँ, तो मैंने वेन्यू उनको नहीं भेजा, मैंने वेन्यू आपको भेज दिया। मतलब कोई और कसर रह गई है उसकी। अब उसका फियांसे इतना अच्छा है, कहता है मैंने देख लिया है आप उनकी बात करते हुए बिल्कुल ब्लश नहीं करती, तो आप उनको इनवाइट कर लीजिए। एंड आई वाज लाइक अंधे हो तुम, अंधे हो। आई मीन व्हेनेवर शी टॉक्स अबाउट सरमन टू, शी इज लिटरली स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, और वो ब्लश कर रही होती है, लेकिन वो बेचारा फियांसे इतना बुद्धू है, इतना पागल है, उसको ये बात समझ नहीं आ रही। और जब वो ये बात कहता है आप ब्लश नहीं करती हैं, तो उसको महमल कहती है कि स्मार्ट हैं आप, तो वो कहता है अब्बू भी यही कहते हैं। बिल्कुल स्मार्ट नहीं है वो, महमल के हाथों पागल बन रहा है और वो बने चले जा रहा है। लेकिन ये सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट नहीं था। अनकंफर्टेबल पार्ट आता है जब सर मंटू को वो कॉल करती है, कहती है कपड़े बदल लिए तो क्या हुआ, दोबारा बदले और आ जाओ। और ये सर मंटू आ गए। सर मंटू आके जब जो सर मंटू भी बातें करते हैं ना, वो तो चेरी ऑन द टॉप है ना टू मेक यू अनकंफर्टेबल। निकाल, अगर मैं तुमसे बोलूं कि खाना छोड़ो और फौरन आ जाओ, तो तुम तो भूखे होगे, तुम छोड़ोगे? वो कहता है हाँ मैं छोड़ दूंगा। तो कहते तुमने ये सवाल सर मंटू से नहीं किया। सर मंटू, वो कहती है सर मंटू तो मेरे अब्बा से डरते हैं ना। सर मंटू कहते हैं मैं आपके अब्बा से नहीं डरता, मैं आपसे डरता हूँ। सर मंटू को कोई नीड थी ये बात बोलने की? कोई नीड थी कि मैं आपसे डरता हूँ? असल में आप मेरी फेवरेट स्टूडेंट है ना, तो फेवरेट लोगों के ना खफा हो जाने से डर लगता है। सर मंटू अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। इट मेड मी सो एंग्री कि सर मंटू क्यों ऐसा कर रहे हैं। महमल अगर पागलपन कर भी रही है तो प्रोफेसर तो अपना दिमाग इस्तेमाल करें। तो आप शादी में आएंगे ये वो, तो वो कहते हैं कब है शादी? तो वो कहती है शादी कौन कर रहा है? और मिकाल उसकी शक्ल देखता रह जाता है। तो कहती है नहीं नहीं, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जब करेंगे तो आप आएंगे। आई मीन वो अपने बंदे को कितना और जलील करेगी, बेचारे मिकाल का कितना दिल तोड़ेगी। तो वो कहती है कि शादी में आएंगे तो आपको जल्दी भागने नहीं देंगे ये वो, कि ठीक है जाऊंगा नहीं जब तक तुम नहीं चली जाती। और फिर वो एक जूम सर मंटू पे आता है, एक जूम महमल पे आता है, महमल के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इस टेबल के ऊपर महमल का फियांसे बैठा है एंड दीज टू पीपल दे आर लिटरली इनडायरेक्टली फ्लर्टिंग विद ईच अदर। हाउ अनकंफर्टेबल वाज दिस टू वॉच। तो महमल और सरमंटू का जो ट्रैक है ना, अगर के इसको प्लेटोनिक दिखा देते, बाकी सारी चीजें ड्रामे में ठीक चल रही है, दुश्मनी बेहतरीन चल रही है, पुप्पो के इंटेंशन एवरीथिंग इज मेकिंग टोटल सेंस एंड इट्स क्रिएटिंग थ्रिल अराउंड द ड्रामा। लेकिन जहां पर महमल और मंटू की कॉन्वर्जेशन आती है ना, इट मेक्स मी सिक, इट इज सिक। ये कॉन्वर्सेशन चली रही होती है कि बाहर जो है ना वो फरहाद एक तमाशा लगा देता है, उसके फियांसे की गाड़ी पे बैठ के वो सिगरेट पीना शुरू कर देता है, तस्वीरें खिंचवाता है, जो कि वो है इंतहाई लच्चर किस्म का वो आदमी है। महमल आती है, महमल उसको गिरबान से पकड़ के उतारती है, मतलब वो वाली उन्होंने हिंट दिखाई हमें कि ओ भाई महमल तो एक बैडी है। मैं नहीं हूँ इम्प्रेस्ड महमल से बिल्कुल। महमल आती है, महमल उसको गिरबान से पकड़ के नीचे उतारती है और फिर वो छिचोरी बातें करना शुरू कर देता है कि भाई अब तो तुमने मुझे हाथ लगा लिया, अब तो मैं भी तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, और ये वो इस तरह की बातें करता है। वहां से सरमंटू आके जो है वो हाथ पकड़ लेते हैं, और फिर उसकी डायरेक्शन सीन की बहुत जबरदस्ती, आई हैव टू से। जो जूम होता है ना सरमंटू के ऊपर, कि भाई सरमंटू के अंदर का जो है ना वो हीरो निकल के बाहर आता है, मंटू के अंदर से मंटू निकल के बाहर आता है। वो जूम होता है सरमंटू के ऊपर, एक तरफ से उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ होता है और वो खींचते हैं जोर से, तो फरहाद जो है वो फरहाद के हाथों से महमल का हाथ छूट जाता है। और फिर सर मंटू फरहाद के ऊपर लपक के जो फरहाद का गला दबाना स्टार्ट करते हैं। और वो जो शॉट लिया है ना, अगेन नदीम बेग की डायरेक्शन बड़ी जबरदस्त होती है। वो जो शॉट लिया ना कि फरहाद का सर गाड़ी के बोनेट के ऊपर होता है, मंटू उसका गला दबा रहे होते हैं, और इन दोनों के फेसेस के दरमियान हम महमल के फेस के ऊपर जूम देखते हैं, और महमल के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, और फिर वो पलटती है और फिर वो अपने फियांसे को देखती है जिसको उसके फरहाद के गार्ड्स ने जकड़ा हुआ होता है और नहीं निकल पा रहा होता है। और फिर वो पलट के सरमंटू को देखती है कि यार मैं तो इनको हर वक्त डरपोक डरपोक मशहूर करती रहती थी, और इन्होंने तो फरहाद का गला दबोच लिया है। बहरहाल सरमंटू को खूब पिटाई लगती है, खूब पिटाई लगती है, और वो सरमंटू को नीचे गिरा देते हैं। महमल को दोबारा पकड़ता है फरहाद और उसको लेके जाने लगता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा फरहाद महमल को कहाँ लेके जाना चाह रहा था। आई मीन महमल सड़क पे चलती हुई लड़की तो है नहीं, ठीक है, वो सिराज अमृतसरी की बेटी है। सिराज अमृतसरी लिटरली हलक में हाथ डाल के दिल निकाल लेगा फरहाद का, अगर उसको पता चला उसकी बेटी को उठा के वो कहीं ले गया है। तो फरहाद की क्या इंटेंशंस थी उसको, कि चलो किधर चलो, कहाँ चलो, क्या मतलब करना चाह रहा था वो, मुझे नहीं समझ आई। लड़के उसको मार देती है थप्पड़, और थप्पड़ मार के जो है ना वो फुल हीरोइनों की तरह भागना शुरू कर देती है खाली सड़क के ऊपर। ये जो हमारी बैडी, बिल्कुल बैडी महमल इन्होंने दिखाई है ना कि सिराज अमृतसरी की बेटी, 2 मिनट के अंदर अंदर जो इसका सारा भरम निकल जाता है। ये सर मंटू को पिटता हुआ सड़क पे छोड़ के भाग जाती है। एंड आई वाज लाइक ब्रो, वो बेचारा पिट रहा है तुम्हारे लिए, सड़क पे पड़ा है, उसका नाम सुन के तुम ब्लश करती रहती, तो तुमसे इतना ना हुआ कि तुम पलट के सरमंटू को देख लो, तुम भागे चली गई। उसके बाद जब ये सारा मुकमुका हो जाता है तो मिकाल इतना अच्छा बंदा दिखाया, इतना क्यूटी है ना, वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना होता है कि मैं अंदर हिम्मत नहीं जमा हो पाई या मैं लेट हो गया, क्योंकि फरहाद का हाथ पकड़ना मेरा काम था, और मैंने उस प्रोफेसर से सीखा आपको अगर इज्जत के लिए मरना नहीं आता तो आपको जीना नहीं आता। तो मिकाल जो है वो इसको बहुत नेगेटिव सेंस में नहीं ले रहा है कि सर मंटू तो क्योंकि महमल में इंटरेस्टेड है और वो महमल के लिए लड़ लिए, बहुत पॉजिटिवली ले रहा है। तो मिकाल जो है ना वो बहुत ही क्यूटी कैरेक्टर है, बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर है। ही डिजर्व्स बेटर देन महमल,
ठीक है? महमल डिज़र्व ही नहीं करती इतने अच्छे, इतने ग्रीन फ्लैग को। महमल चलता-फिरता रेड फ्लैग है। तो महमल फुप्पो के साथ लेटी हुई होती है और आपको बता देती है कि तुम्हें पता है मैं क्यों सुलह के लिए राज़ी हुई थी? क्योंकि जब मैंने उसको पीर मक्की पे देखा था, तो मुझे पता था कि वो तुम्हारे पीछे आएगा और अब तो जंग शुरू होगी। तो महमल कहती है कि फुप्पो जंग शुरू होगी, तो कहती है जंग तो शुरू होगी ना गुड़िया, और सबसे पहला शहीद होगा तुम्हारा मंटू। तो जो है ना महमल वो ओह माय गॉड पुराने ज़माने की हीरोइन फुप्पो के मुँह पे हाथ रख देती है कि फुप्पो, नहीं फुप्पो। एंड आई वाज़ लाइक कम ऑन, ही इज़ योर टीचर, अगेन ही इज़ योर टीचर। मैं अपने दिमाग से बात नहीं निकाल पा रही हूँ, तो इनको वो कितने ही अच्छे डायलॉग्स और रोमांटिक एंगल दे दें, मेरे लिए ये ट्रोप अनलाइकेबल ही रहेगा। बाकी सारी चीज़ें येस वो मैं पसंद कर सकती हूँ जैसे-जैसे बदल रही हैं, बट ये ट्रोप ये मेरे लिए अनलाइकेबल है, बहुत अनकंफर्टेबल है। उसके बाद हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त सीन आता है क्योंकि अज़ान की ऑनेस्टली इस ड्रामे में मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है और बाबर अली एज़ बिन्यामीन मुझे बहुत एक्साइट करते हैं। पुलिस स्टेशन में सारी बात होती है, सिराज अमृतसरी अपनी बेटी के ये सारे मामले के ऊपर फिर भी बिन्यामीन को दोबारा माफ़ कर देते हैं। पुलिस इन लोगों को साथ लेके बैठती है। बिन्यामीन कहता है कि जितनी अज़ीज़ मुझे मेरी बेटी है, उतनी ही अज़ीज़ मुझे महमल है। आप भले इस बात को माने ना माने और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सब कुछ। उसके बाद जब वो अपने बेटे को बुलाते हैं और कमरे के अंदर उसके साथ कन्वर्सेशन फरहाद का कैरेक्टर होता है, वो उसको कहता है कि आपने चूड़ियाँ पहन ली हैं, तो जिस तरह बाबर अली के एक्सप्रेशंस बदलते हैं ना, बिन्यामीन कहता है कि हाँ, पहन ली हैं चूड़ियाँ। जब सुलह करते हैं तो दुश्मन को चूड़ियाँ पहनाते भी हैं और खुद चूड़ियाँ पहनते भी हैं। बिन्यामीन अपने बेटे को जो धमकी करवा सकते हैं ना कि हमारी अगर दुश्मनी अटल थी तो हमारी दोस्ती भी अटल है। तो अब तुम याद रखना कि अगर तुमने महमल की तरफ दोबारा आँख उठा के देखी, तो लोग देखेंगे कि बिन्यामीन का बेटा देख भी नहीं सकता। मज़ा आ गया। जिस तरह बाबर अली ने वो बोला है ना, बहुत इम्पैक्टफुल उन्होंने एक्टिंग की कि जब वो बोल रहे थे और वो आँखें फाड़ के देख रहे थे ना, उनका वॉल्यूम भी लाउड नहीं हो रहा था और वो जिस तरीके से बोल रहे थे ना, उनके माथे की नसें जो है वो विज़िबल होना शुरू हो गई थी एंड आई वाज़ लाइक ओह माय गॉड व्हाट एन एक्टर, व्हाट एन एक्टर। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस मारिया जो है वो सर मंटू के घर पे सर मंटू चाय पीने और महमल दाखिल होती हैं। अगेन दैट वाज़ वेरी अनकंफर्टेबल सीन। ठीक है, महमल जो है वो ब्लश कर करके इतने फ्लर्टेशियस लुक्स दे रही होती है ना वो सर मंटू को। सर मंटू के पास अगर इतना सा भी दिमाग है, तो सर मंटू को ये बात समझनी चाहिए कि ये मेरी स्टूडेंट है और ये मेरे साथ ना थोड़ा गलत तरीके से इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही है। मैं इसको बिल्कुल कटा दूँ और ऐसे गंदे लुक्स के ऊपर जो है ना, मैं इसको घर से बाहर निकाल दूँ। अगर सर मंटू में इतनी सी भी डिसेंसी होती है, अगर वो थोड़े से भी डिसेंट प्रोफ़ेसर होते हैं ना, तो वो इस वक़्त महमल को कटा चुके होते। सर मंटू जो है ना, वो फ्लर्ट का जवाब हल्के-फुल्के फ्लर्ट से दे रहे हैं। आई मीन वाह! क्या क्या हया है। हेमल जो है वो सर मंटू को आके बताती है, जब फूफो कहती हैं कि जब मैं आपकी बात करती हूँ ना तो फिर मैं ब्लश करती हूँ। असल में लड़कियाँ जब ज़्यादा खुश होती हैं ना तब करती हैं लड़कियाँ ब्लश। सर मंटू कहते हैं आप उनके सामने ब्लश ना किया करें, बस नहीं निकलता सर मंटू के मुँह से। आप उनके सामने ब्लश ना किया करें आप ब्लश। तो महमल कहती है कन्फर्म कर दिया कि आपकी वजह से मेरी मंगनी नहीं टूट सकती एंड सर मंटू इज़ लाइक ओके। सर मंटू को पता नहीं समझ आ रही है कि महमल इन्वॉल्व हो रही है या सर मंटू बहुत ही नामाकूल किस्म के इंसान है, मेरी ये बात अभी नहीं मैं एस्टैब्लिश कर पा रही हूँ। महमल की मुझे कोई बात अच्छी ही नहीं लग रही। ना वो मुझे बेडी लग रही है, वो मुझे बदतमीज़ लग रही है। मुझे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ओह माय गॉड क्या लड़की है, पटाखा है, ऐसी मुझे कोई नहीं लग रही है। वो मुझे ज़्यादा छिचोरी लग रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ लग रही है। उसकी अपनी कोई सोच समझ नहीं है, वो सिर्फ़ फुप्पो की सोच के ऊपर, फुप्पो की समझ के ऊपर चलने वाली लड़की है। तो महमल बिल्कुल भी एक लाइकेबल कैरेक्टर नहीं है। ऑल्दो सजल बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, वो बहुत अच्छी भी लग रही हैं, लेकिन अगर किरदार ही लाइकेबल ना हो, कितना भी हसीन लग रहा हो, लेकिन अगर उसकी हरकतें हसीन नहीं है ना, तो मैं नहीं पसंद कर सक रही ऐसे कैरेक्टर को चाहते हुए भी। मंटू के कैरेक्टर की थोड़ी-सी जो इस एपिसोड में ब्रेवरी आई है, वो पसंद आ रही है, लेकिन मंटू का कैरेक्टर जो महमल को फ़ुज़ूल बातें करने के लिए अलाउ कर रहा है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। फुप्पो आ जाती है सर मंटू के घर में, फुप्पो और सर मंटू का जो इंटरैक्शन होता है, वो कहती है कि तुमने भी मारा? ये वो फुप्पो जो है वो सारी बातें जो कर रही होती है मंटू से, पीछे हमारा एक फ़नी सा म्यूज़िक चल रहा होता है। महमल कहती है कि नहीं, ये नहीं मार सकते, ये इतने बहादुर नहीं हुए हैं, ये वो। तो कहते हैं गला तो मैंने दबा दिया था, मैंने कहा उसको ज़्यादा लग जाएगी, तो फुप्पो की शक्ल पे होता है कि अच्छा आए बड़े तुम बहादुर। मैंने कहा यार फुप्पो जो है ना, वो क्या मास्टरमाइंड बनती है। मतलब उन्होंने सुलहनामे पे दस्तखत किया, भाई ये तो मैं महमल की वजह से कर रही हूँ। सुलहनामे पे उन्होंने दस्तखत किया, सबके लिए बिलीवेबल बना दिया। वहाँ से वो महमल ब्रेन वॉश कर रही हैं कि वो रोमांटिकली सर मंटू के साथ इन्वॉल्व हो जाए और वहाँ से कोई फसाद उठे, क्योंकि डाइनिंग टेबल कन्वर्सेशन के ऊपर भी वो नसीबा को कहती है ना कि वो मुझे हरा के गई है, ये वो। तो वो दिमाग में जो है ना वो फितूर डाल रही है फैमिली के। वहाँ से वो महमल को इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ से उसने ये सुलहनामे पे दस्तखत करके बिन्यामीन का बेटा ऑस्ट्रेलिया से बुलवा लिया, अपने भाई का बेटा जेल से निकलवा दिया। तो उन्होंने अपने सारे जो प्यादे हैं ना बेसिकली उनको तैयार कर दिया है एक जंग लड़ने के लिए। तो मेरे लिए ना फुप्पो इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा। वो मास्टरमाइंड है सारी चीज़ों के पीछे। उनके हाथों की कठपुतलियाँ हैं सारे और वो ऐसे उँगलियाँ हिला रही हैं और सब कठपुतलियाँ बने हुए हैं, सब खेल रहे हैं। फुप्पो का ये जो एक विलन एरा खुला है ना हमारे सामने, मैं इसके बारे में बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि ये सारी डायनामिक को किधर लेके जाता है। देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से जो है वो फरहाद का भाई आ गया और
फरहाद को कहते हैं कि अरे भाई माफ़ कर दो, मुआहदे को चलने दो, सुलहनामे को चलने दो, तुम सिराज अमृतसरी की बेटी के साथ इन्वॉल्व हो गए हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे पास कौन आते हैं, हमारे पास नमीर खान आते हैं, फाइनली वो जेल से निकलते हैं, शमरेज़ का उनका कैरेक्टर है, वो जेल से निकलते हैं और जेल से निकलते ही वो पहली चीज़ जो पूछते हैं वो कहते हैं महमल कैसी है? तो सिराज कहते हैं कि हमने उसको भी पत्थर का बना दिया, वो रोई थी अपनी मंगनी वाले दिन तुम्हें याद करके, वरना हमने उसका भी दिल जो है वो पत्थर का बना दिया। और वो हम देखते हैं, वो कोई अपने भाइयों-वाइयों को याद वाद नहीं करती है, वो कोई किसी को याद नहीं करती है, महमल सिर्फ़ अपनी दुनिया में मगन है। फिर जो है शमरेज़ घर आता है, अपनी माँ की गोद में सर रखता है और नसीबा जो है वो सिराज को कहती है कि शुक्रिया सिराज साहब, आपने एक माँ की ख़्वाहिश पूरी कर दी है। और फिर शमरेज़ का और हम महमल का भी सीन देखते हैं कि वो कहती है कि अच्छा चलो जाओ फूफो से मिलो, ये सब कुछ होता है। वहाँ पे जो है ना हम मुसद्दिक का एक शॉट देखते हैं। मुसद्दिक इतने ज़बरदस्त एक्टर हैं, मतलब उनके कोई डायलॉग्स नहीं है, वो सिर्फ़ बैठे होते हैं, ऑब्वियसली उनका कैरेक्टर ऐसा है, उनके कोई ख़ास डायलॉग्स नहीं है, लेकिन उनकी शक्ल पे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उनका कैरेक्टर अपनी वाइफ़ की तरफ देखता है, उनकी वाइफ़ उनकी तरफ देखती है, वो जो चेंज ऑफ एक्सप्रेशंस, वो जो इमोशंस आते हैं उनके ऊपर, थोड़ा मुझे ये भी लगा कि हो सकता है उस कैरेक्टर के महसूस हो रहा हो कि सुलह हो गई, सब कुछ हो गया, शमरेज़ जेल से बाहर आ गया, लेकिन मैं तो सफ़र कर रहा हूँ ना, वो तो सफ़र कर रहा है बेचारा। सो आई एक्चुअली फ़ील रियली, रियली बैड। अगली किस्त में हमने देखा है मंटू साहब बोलते हैं कि फरहाद गोली चलाएगा तो मंटू भी गोली चलाएगा। यही तो फुप्पो चाहती थी मंटू को एज़ अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करना और फुप्पो हो गई है कामयाब। तो वो जो अब ये जो सारा सिनेरियो बनेगा ना, जो शतरंज चलेगी बेसिकली, उसमें कौन किस तरफ बैठता है, कौन किसको हरा पाता है, कौन किसको गिरा पाता है और मंटू साहब का क्या बनता है, इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। डायरेक्शन मेरे लिए बहुत इम्प्रेसिव है, किसमें जो थ्रिल आया था वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन जो मंटू का और महमल का फ्लर्ट वाला सारा सिनेरियो चल रहा है, ब्लशिंग वाला सारा सिनेरियो चल रहा है, उसमें मैं ना ही इंटरेस्टेड हूँ और ना ही मैं कभी इसके बाद ज़िंदगी में कोई टीचर स्टूडेंट ट्रोप देखना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, इखलाक से गिरी हुई हरकत लगती है। तो ये थे मेरे लाइक्स एंड डिसलाइक्स अबाउट मैं मंटू नहीं हूँ। आपको क्या अच्छा लग रहा है इस ड्रामे के बारे में, क्या नहीं अच्छा लग रहा है इस ड्रामे के बारे में, आप मुझसे एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री करते हैं तो रिस्पेक्टफुली कीजिएगा, मैं ये चाहूँगी। जो भी चीज़ें हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन करते हैं, मज़ा आएगा। आपको शेयर कैसा लगा, आपको मैं मंटू नहीं हूँ कैसा लग रहा है। अब मेरी मुलाकात होगी आपसे मेरे अगले रिव्यू में, जो मैं करूँगी ड्रामा सीरियल बिरयानी का। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए और देखते रहिए 2 सेंट्स बाय हिबा। अल्लाह हाफ़िज़।